हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे अपार्टमेंट की मैनुअल सिक्योरिटी को तोड़ना उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है और डिजिटल लॉकर को तोड़ना भी इतना आसान नहीं है। यह काम सिर्फ अंदर का ही कोई आदमी कर सकता है, जिसे चोरी करने के लिए बाहर से ना आना पड़े। इसका मतलब कोई हमारे बीच में से ही है, लेकिन कौन हो सकता है और वह ऐसा क्यों करेगा? तभी अचानक से भूमि को याद आता है कि उस पर अटैक होने के एक दिन बाद ही न्यू आईटी ज्वाइन करने वाला था। क्या वह आईटी आ चुका था? अभी भूमि के दिमाग में यह सब चल ही रहा था कि इतने में पुष्पराज त्रिपाठी आगे कहते हैं, मैडम जी, दरअसल बात ऐसी है कि वह कोई मामूली लिक्विड नहीं है। जैसा कि आप पेट्रोलियम के बारे में जानती ही हैं कि उसे रिफाइन करके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, मोमी तेल, परफ्यूम, तारकोल और भी बहुत कुछ। लेकिन यह ऐसा लिक्विड है जिसमें अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड्स को अलग अलग क्वांटिटी में मिलाकर अलग अलग तरह के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सामान्य तौर पर उसका प्रयोग घर में केरोसिन या मशीनरी में ऑयलिंग के लिए भी किया जा सकता है। यह पेट्रोल डीजल की तरह किसी भी इंजन में भी काम आ सकता है। भूमि कहती है, त्रिपाठी जी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह इन सब चीज़ों की कालाबाजारी करते हैं? डॉक्टर पुष्पराज त्रिपाठी कहते हैं, नहीं मैडम, यह सब सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए है। हाँ, हो सकता है कि वह लोग यह सब काम भी करते हों, लेकिन इसके और भी इस्तेमाल सुनोगे तो आप हैरान रह जाएंगी। भूमि त्रिपाठी के आगे बोलने का इंतजार करती है। त्रिपाठी कहते हैं, मैडम, कुछ केमिकल ऐसे भी हैं जिन्हें इसमें मिलाने से स्ट्रॉन्ग एसिड तैयार होता है। आपको यकीन नहीं होगा कि वह इंसान की हड्डियों तक को सिर्फ कुछ मिनटों में पाउडर की तरह गला सकता है, और उसके बाद उस पाउडर से यह भी पता नहीं लगाया जा सकता कि यह कभी हड्डी रहा होगा। यह सुनकर भूमि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भूमि कहती है, आपके कहने का मतलब है कि इस तरह के किसी भी खतरनाक केमिकल को खरीद कर या इंपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने में अलग अलग तरह के रिस्क हैं, इसलिए वह इस ब्लैक लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से केमिकल कंपाउंड्स की मदद से इसकी फॉर्म को चेंज करके इस्तेमाल करते हैं। त्रिपाठी एक फाइल भूमि के हाथ में देते हुए भूमि की बात का जवाब देता है, मैडम, मुझे भी यही लगता है। वैसे इस लिक्विड पर मेरी सारी रिसर्च इस फाइल के अंदर है। इन थोड़े से दिनों में मैं जितना पता लगा सका वह सब इस फाइल में मौजूद है। लेकिन मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिर एक पल रुक कर वह आगे कहता है, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर पाया हूँ वह समय और मेरे ज्ञान की सीमा पर आधारित है। इसलिए यह भी हो सकता है कि इसके और भी कई इस्तेमाल किए जाते हों जो हमारी सोच से भी परे हों। ऐसा कहने के बाद त्रिपाठी जी खामोश हो जाते हैं। तभी भूमि कहती है, वेल डन डॉक्टर पुष्पराज, मैं जानती हूँ कि आप अपने काम में जीनियस हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी निगाहों से कुछ बचा होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी कुछ और भी बाकी है तो वह भी हम पता लगा ही लेंगे। त्रिपाठी कहते हैं, ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ। उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुँचकर रुक जाते हैं और फिर से भूमि की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, एक और बात। भूमि ध्यान से सुनने लगती है। त्रिपाठी आगे कहते हैं, हो सके तो अभी इस बात को राज ही रखने की कोशिश कीजिएगा। डिपार्टमेंट के अंदर या बाहर इस बात को कोई भी नहीं जानता है कि सैंपल चोरी होने के बाद भी मेरे पास सुरक्षित था। अगर उन्हें यह पता चला कि हम उनका इतना बड़ा राज जान चुके हैं तो डिपार्टमेंट के कई लोगों और उनके परिवारों की जान खतरे में आ सकती है। इतनी बड़ी खोज को अंजाम देने वाले यह कोई मामूली लोग नहीं हो सकते। ऊपर से हम उनके बारे में अभी कुछ जानते भी नहीं हैं। यह कहकर त्रिपाठी वहाँ से चले जाते हैं। भूमि त्रिपाठी का इशारा समझ जाती है। त्रिपाठी जी घुमा फिरा कर कहना चाहते थे कि इससे उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। त्रिपाठी जी सामान्य कदकाठी के तकरीबन 45 वर्षीय व्यक्ति थे। उन्हें रसायन विज्ञान का महारथी कहा जा सकता था। वह अपने समय के दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉपर होने के साथ साथ नामी गिरामी प्रोफेसर्स के चहेते भी थे। उनके सपोर्ट से उन्होंने अपनी रिसर्च विषयों की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को सबमिट की थी और कई जगह से उन्हें रिसर्च वर्क के लिए ऑफर भी आए थे। लेकिन भारत की ज़मीन पर बहुत से सितारों की चमक का आसमान में पहुंचने से पहले ही मिट्टी में मिल जाना एक सामान्य बात है। त्रिपाठी जी पर भी वक्त ने ऐसा कहर ढाया कि पारिवारिक समस्याओं में उलझ कर रह गए। जब कामयाबी दरवाजे पर थी तो दरख्तों से झांकते रह गए। दरवाजों पर पहुँचे तो मंजिल दूर निकल चुकी थी।
अंत में उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर स्पेशल फोर्स की टीम को ज्वाइन कर लिया। इधर सीक्रेट अंडरग्राउंड में प्रीति ने बची हुई चारों औरतों के कैबिन में स्क्रीन को सेट करवा दिया था। सभी कैबिन में मौजूद औरतें अपने अपने कैबिन में लगी इस स्क्रीन पर उस लड़की को तड़पते और चीखते हुए देख पा रही थी। प्रीति का चेहरा आज तक दुश्मन के किसी भी आदमी ने नहीं देखा था। उसे अनिका ने सख्त निर्देश दिए थे, इसलिए वह हमेशा मास्क लगाकर ही जाती थी और आवाज़ बदलकर ही बात करती थी। आज भी प्रीति ने ऐसा ही किया। प्रीति पहली औरत के कैबिन में जाती है। वह अपनी कुर्सी से बंधी हुई थी। यह कुर्सी ज़मीन में फिक्स थी, जिसमें हाथ और पैर बांधने के लिए ऑटोमेटिक लॉक थे। जब प्रीति ने पूछा, बताओ इस लड़की को क्या हो रहा है, यह इस तरह दर्द में क्यों है, तो उसने हंसते हुए चेहरे से कहा, आज इसकी बारी है, कल मेरी भी होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। प्रीति ने उससे फिर पूछने की कोशिश की तो इस बार उसने कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी जान नहीं पाओगी। प्रीति यह बात अच्छी तरह जानती थी कि इन औरतों को फिजिकली टॉर्चर करके इनसे कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इस बार उसने इमोशनली ब्लैकमेल करके सच उगलवाने की कोशिश की। प्रीति ने उससे कहा, देखो अभी उसकी उम्र ही कितनी है, अगर तुम्हारी कोई छोटी बहन या बेटी होती तो उसी की तरह होती। उसने अभी इस दुनिया में अच्छा बुरा देखा ही क्या है, अगर तुम चाहो तो उसकी जान बचा सकती हो। यदि तुम मुझे बताओ कि उसे कैसे बचा सकते हैं तो हम उसे बचा लेंगे। लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब था, आज इसकी बारी है और कल मेरी भी होगी। हम सब सिर पर कफन बांध कर निकले हैं, हमें तो मरना ही है, तुम सिर्फ देखती रह जाओगी। उसके बाद प्रीति ने दूसरी औरत से पूछताछ शुरू की, अगर तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारे साथी सही सलामत यहाँ से बाहर निकल सकें तो उसके लिए तुम सभी का जिंदा रहना ज़रूरी है। बताओ इस लड़की के दर्द और तकलीफ की वजह क्या है, इसे कैसे बचाया जा सकता है। वह औरत अपनी आंखों में गुस्सा भर कर कहने लगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, उसे बचा नहीं पाओगी। अगर तुम उसके लिए कुछ करना ही चाहती हो तो उसकी मौत को आसान कर दो, उसे मार दो। यदि तुम्हारे अंदर सच में दया नाम की चीज़ है और तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो उसे इस तरह मत तड़पाओ, उसे मार दो, उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। प्रीति ने जब उस पर और अधिक जोर दबाव डालने की कोशिश की तो उसकी आंखों का गुस्सा पानी बनकर बरसने लगा, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। इन दोनों औरतों से बात करने के बाद प्रीति को यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि उस लड़की की मौत उसके करीब थी। इसके अलावा यह औरतें जानती थीं कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा है और उसकी वजह क्या है। जब प्रीति तीसरी औरत के कैबिन में पहुंचती है तो वह प्रीति को देखती है कि वह औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी, मेरी बच्ची रिहाना, कोई बचाओ उसे। प्रीति को देखते ही वह उस पर चिल्लाने लगती है, क्यों तड़पा रही हो उसे, बंद करो इसे, इन आवाज़ों को बंद करो। वह औरत बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से खुद को कुर्सी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैरों में घाव हो गए थे और खून दिखाई देने लगा था। प्रीति ने कहा, बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। वह औरत रोकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, बस इतना ही कि उसे मत तड़पाओ। प्रीति जवाब देती है, तुम अच्छी तरह जानती हो उसकी हालत हमारी वजह से नहीं है, इसका कारण तुम खुद हो, तुम उसकी जान ले रही हो। वह औरत बिलख नहीं लगती है और फिर ज़ोर ज़ोर से कहती है, अपने ही हाथों से अपने ही बच्चों की जान कौन लेता है। बेटी है वह मेरी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लो, मैं कहती हूँ उसे बचा लो। प्रीति खामोश होकर उसे देखती रहती है। कुछ देर रोते रहने के बाद वह आगे कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो, उसे मेरी ज़रूरत है। प्रीति उस औरत के कुछ देर तक गिड़गिड़ाने के बाद स्क्रीन की आवाज़ बंद कर देती है और कहती है, तुम उसके पास जाकर भी उसकी जान कैसे बचा लोगी। प्रीति की बात सुनकर वह खामोश होकर प्रीति की तरफ देखने लगती है और फिर अपनी बेबसी पर दोबारा रोने लगती है और कहती है, ठीक है तो तुम पहले मुझे मार दो, वैसे भी हमें मरना ही है, लेकिन कम से कम मुझे इस तरह रिहाना को तड़पते हुए तो नहीं देखना पड़ेगा, तुम मुझे ख़त्म कर दो। प्रीति कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा बाद में पूरी करूँगी, पहले यह बताओ कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं। वह औरत चिल्लाते हुए कहती है, तुम उसे नहीं बचा सकती, उसे जो चाहिए वह तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम कुछ भी करके उसे नहीं बचा पाओगी। प्रीति उस औरत के नज़दीक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, तुम भी जिंदा रहोगी, अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकोगी और इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। पर सबसे पहले तुम्हें अपनी मदद करने के लिए हमारी मदद करनी होगी। प्रीति की यह सब बातें सुनने के बाद वह औरत कुछ पलों के लिए जैसे सुन पड़ जाती है। फिर थोड़ी देर
कुछ सोचने के बाद आगे कहती है, मैं कैसे मान लूँ कि अगर मैं वह राज तुम्हें बता भी दूँ तब भी तुम उसे बचा पाओगी। प्रीति जवाब देती है, इस तरह उसे मरते हुए देखते रहने से तो अच्छा है कि कम से कम हम उसे बचाने की कोशिश करें, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर प्रीति वहाँ से उठकर बाहर जाने का नाटक करती है। तभी वह औरत कहती है, रुको मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। प्रीति पलट कर वापस उसके पास आती है और एक गिलास में पानी लेकर अपने हाथ से उसे पिलाती है। फिर कहती है, अब बताओ। वह औरत कहती है, मेरा नाम आयशा है, वह मेरी बेटी रिहाना है। उसके बाद वह औरत सारी बात प्रीति को कह सुनाती है। फिर अंत में कहती है, वहाँ से एक बार बाहर निकलने के बाद उनकी मर्जी के खिलाफ कोई जिंदा नहीं बच सकता। प्रीति कहती है, सांसें बची हों जब तक मौत गले लगाकर भी नहीं मिलती। कातिलों की फिर औकात ही क्या है। तुम घबराओ मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर वहाँ से तेजी से बाहर निकल जाती है। जब उधर अनिका को अपनी रिसर्च लैब में 3 घंटे बीत चुके थे, वह अपनी बनाई हुई दवाई की पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से अवलोकन कर चुकी थी। उसे कहीं भी कोई ऐसी चूक या वजह दिखाई नहीं दे रही थी जिसे किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट का कारण माना जा सके। उसे यह विश्वास हो गया था कि सनी पूरी तरह से खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी रिहाना के दर्द की वजह पता लगाना ज़रूरी था। उसने अब तक रिहाना के ब्लड सैंपल पर भी कई एक्सपेरिमेंट कर लिए थे ताकि दर्द की वजह का पता लगाया जा सके। एक को छोड़कर बाकी सभी रिजल्ट एकदम नॉर्मल थे। जिस तरह के अजीब कंपोनेंट उसे रिहाना के ब्लड सेल में मिले थे, आज से पहले उसने कभी भी ब्लड सेल में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह क्या है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रही थी। तभी उसके फ़ोन पर प्रीति की कॉल आती है और प्रीति कहती है, अनिका दी, काम हो गया है, आप जल्दी आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। प्रीति की कॉल आने से अनिका को बड़ी ही तसल्ली महसूस होती है। वह जैसे ही फ़ोन रखती है, उसे श्वेता का मैसेज दिखाई देता है। श्वेता का मैसेज पढ़ने के बाद वह मैसेज का रिप्लाई करती है, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करूँगी। उसके बाद वह प्रीति के पास सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुँच जाती है। प्रीति कहती है, उन 4 औरतों में से एक इस लड़की की माँ है। इसी वजह से वह सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई। इस लड़की का नाम रिहाना और उस औरत का नाम आयशा सैफी है। आयशा का कहने के अनुसार यह किसी तरह के ड्रग का असर है जिसकी वजह से इसे बचाना नामुमकिन है। अनिका कहती है, मेरे साथ चलो, और आयशा के पास पहुंच जाती है। अनिका एक कुर्सी लेकर ठीक उस औरत के सामने बैठ जाती है। फिर आयशा सैफी से कहती है, अगर तुम कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब दे पाओगी तो हमारे लिए रिहाना का इलाज करना आसान हो जाएगा। वह औरत कहती है, मुझे जो कुछ भी पता है वह सब मैं बता चुकी हूँ, और भी मुझे जो कुछ पता होगा मैं बताने के लिए तैयार हूँ। यदि आप किसी भी तरह मेरी बेटी के दर्द को दूर कर सकती हैं तो खुदा के वास्ते कर दीजिए। अनिका कहती है, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। ऐसा कहकर प्रीति को इशारा करती है। प्रीति एक बार फिर से उसे पानी देती है। अनिका कहती है, मुझे यह बताओ कि रिहाना का यह ड्रग कब दिया गया था और यह ड्रग किस तरह काम करता है। आयशा सैफी जवाब देती है, रिहाना को लगभग 15 दिन पहले इसका इंजेक्शन दिया गया था, बाकी हम सभी को 10 दिन पहले दिया गया था। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि एक बार इस इंजेक्शन को लगाने के बाद अगले 25 से 30 दिनों के अंदर दोबारा इंजेक्शन लगाना होता है, नहीं तो जान जा सकती है। अनिका पूछती है, और यह इंजेक्शन तुम्हें क्यों दिया गया था? मेरा मतलब है कि यह किस तरह काम करता है। आयशा सैफी जवाब देती है, इसकी वजह से हमारी शारीरिक ताकत बढ़ जाती है। एक पल की खामोशी के बाद वह औरतें आगे कहती हैं, इस मिशन के लिए रिहाना को चुना नहीं गया था, वह जिद करके हमारे साथ आई थी। उसे किसी और मिशन पर जाने के लिए चुना गया था, इसलिए उसे हमसे भी 5 दिन पहले यह इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश उस मिशन को रद्द कर दिया गया था, इसलिए उसे हमारे साथ इस मिशन पर आने का मौका मिल गया। अनिका पूछती है, कौन सा मिशन था वह? आयशा सैफी जवाब देती है, हमें पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अनिका कहती है, क्या तुम कुछ और बता सकती हो इस इंजेक्शन के बारे में? मतलब इसे कैसे बनाया जाता है, या फिर इसे कहाँ से लाया जाता है, या फिर कुछ और जो तुम्हें इसके बारे में पता हो। आयशा सैफी रोने लगती है और कहती है, मुझे कुछ भी पता होता तो मैं ज़रूर बताती, पर हम छोटे छोटे सैनिक हैं, इन बड़ी चीज़ों की जानकारी हमें नहीं होती। अनिका अपना हाथ अपने एक सिर पर रख लेती है और खड़ी होकर वहाँ से 2-3 कदम दूर चली जाती है। तभी अचानक से आयशा सैफी कुछ याद करते हुए कहती है,
हाँ, एक चीज़ है, हमारे साथ इस मिशन पर हमारी टीम की चीफ भी थी। उसे इसके बारे में कुछ ना कुछ और जानकारी भी ज़रूर होगी। आप उससे पूछिए। लेकिन उदासी के साथ कहती है, वह आसानी से कुछ नहीं बताएगी। यह सुनते ही अनिका प्रीति की तरफ देखने लगती है। प्रीति अनिका का इशारा समझ जाती है और वह आयशा सैफी से कहती है, तुम्हारी पूरी टीम में से सिर्फ 5 ही लोग हमारे पास हैं और हमारी जानकारी के अनुसार तुम्हारी टीम के बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। यह सुनते ही आयशा सैफी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं और वह कहती है, कोई माँ नहीं चाहती कि उसके जीते जी उसकी औलाद को कोई तकलीफ हो। जिसकी ज़िंदगी बचाने के लिए आज मैं यहाँ तक पहुँच गई, वही मौत के मुंह में पड़ी है। यह बोलते बोलते उसका गला रुक जाता है। वह खुद को संभालते हुए आगे कहती है, मेरी एक मदद कीजिए, मेरी बेटी से पहले मुझे मार दीजिए। वैसे भी आने वाले 10 दिनों में मेरा मरना भी तय है। फिर अचानक से उसकी आवाज़ में गर्व सुनाई देने लगता है और वह कहती है, वैसे भी अगर मेरी बेटी नहीं बचेगी तो आपकी मदद करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं बचेगी। तभी प्रीति के दिमाग में एक विचार आता है और वह आयशा सैफी से कहती है, तुम अपनी टीम लीडर को पहचानती हो ना? प्रीति तुरंत बिना कुछ कहे उस कैबिन से बाहर चली जाती है और कुछ मिनट बाद वापस लौट कर आती है। फिर आयशा सैफी को कुछ पिक्चर दिखाते हुए कहती है, इन्हें देखकर बताओ, क्या इनमें से कोई है? उन पिक्चर्स को देखने के बाद आयशा सैफी कहती है, इनमें से कोई भी नहीं है। यह सुनकर प्रीति के चेहरे पर तनाव दिखाई देने लगता है। तभी वह आगे कहती है, लेकिन यह जो पिक्चर तुमने अंत में दिखाई है उसका नाम अमीशा है। यह मेरी टीम लीडर की एकदम खास थी। हो सकता है कि इसे भी कुछ पता हो। यह सुनते ही प्रीति के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। वह चलकर अनिका के पास जाती है और खामोश निगाहों से देखने लगती है। प्रीति के अंदर चल रही लड़ाई को समझने में अनिका को जरा भी देर नहीं लगती और फिर अपनी आंखों को दरवाजे की तरफ करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, चलो। इसके बाद अनिका और प्रीति वहां से बाहर चली जाती हैं। दरअसल प्रीति की आंखों में अनिका ने देख लिया था कि वह कह रही थी कि मैं इस औरत से कुछ भी नहीं उगलवाने में कामयाब हो पाई हूँ। अपने लेवल पर जितना भी फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर सकती थी वह कर चुकी हूँ। अनिका अपने चेहरे का मास्क नीचे करते हुए प्रीति से कहती है, बताओ वह औरत अमीशा कहाँ है? प्रीति अनिका को अपने साथ लेकर अमीशा के कैबिन के बाहर पहुँच जाती है। अनिका कहती है, तुम यहीं रुको, और उसके बाद खुद अंदर चली जाती है। करीब 5 मिनट बाद वह प्रीति को अंदर बुला लेती है और इशारा करती है। प्रीति अनिका के इशारे के अनुसार अमीशा से पूछना शुरू करती है, बताओ वह इंजेक्शन जो तुम लोगों को यहाँ आने से पहले दिया गया था उसके बारे में तुम क्या क्या जानती हो? आयशा की दी गई जानकारी के अलावा वह औरत बताती है, यह कोई मामूली इंजेक्शन नहीं है। यह एक ऐसा ड्रग है जो हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हमारी दुश्मन हमें हरा ना सकें। अगर कभी किसी तरह दुश्मन हम पर बढ़त हासिल कर लें और हम में से कोई दुश्मन के हाथ लग जाता है तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि हमें ट्रेस करने के लिए हमारी गर्दन पर एक छोटा सा कार्ड लगाया जाता है और उसी में किसी तरह का कोई जहर या केमिकल होता है जिसका प्रयोग वह लोग हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर होने पर भी अपनी जगह से ही कर सकते हैं। यह सुनते ही अनिका और प्रीति तुरंत समझ जाते हैं कि वह औरतें चिप पर प्लांट किए गए वायरस के बारे में भी विस्तार से कुछ नहीं जानते हैं। इसके आगे अमीशा अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, यदि किसी तरह से पकड़ा गया सिपाही उस जहर से भी जिंदा बच जाता है तो उसे अपनी मौत का केवल 20 दिन इंतजार करना होता है। यह इंजेक्शन उन्हें मौत की ओर ले जाता है और दुश्मन की कैद से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। प्रीति पूछती है, इसे बनाया कैसे जाता है? अमीशा उत्तर देती है, इसे बनाने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में केवल इसे बनाने वाले कुछ खास सिपाहियों को ही जानकारी है जिन्हें दवाइयों का विशेष ज्ञान है। मैं इसके बारे में मात्र इतना ही जानती हूँ कि इसे बनाने के लिए किसी काले रंग की चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। प्रीति पूछती है, किस तरह की काले रंग की चीज़? वह औरत जवाब देती है, जैसे पानी होता है वैसे काले रंग की पतली चीज़। प्रीति पूछती है, क्या ताकत का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना ही मौत का कारण बनता है? अमीशा हंसी के साथ जवाब देती है, अगर ताकत मिलती रहेगी तो मौत क्यों होगी? अगर हम जिंदा वापस लौट जाते तो हमें आगे भी जिंदा रहने के लिए हर महीने वह ड्रग मिलता है, लेकिन अब हमारी मौत इसलिए होगी क्योंकि इस ड्रग के बिना हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। प्रीति आगे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही वह औरत बोली, मैं इसके अलावा इस ड्रग के बारे में और कुछ नहीं जानती। इसके अलावा कुछ भी पूछोगी तो मैं जवाब ज़रूर दूंगी।
पर उनके रहस्य मेरे जैसे लोगों को इतने भी मालूम नहीं होते जितने मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अमीषा की बात सुनकर प्रीति अनिका की तरफ देखती है। अनिका हाँ में अपनी आंखों से संकेत देती है और इसके बाद दोनों उस कैबिन से बाहर निकल जाती हैं। अनिका प्रीति से कहती है, रिहाना को अपने सिर के अलावा पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है। मैं उसके ब्लड का सैंपल देख चुकी हूँ। फिलहाल तुम रिहाना को एनेस्थीसिया दे दो। इसके अलावा किसी भी दूसरी चीज़ से उसके दर्द में आराम नहीं होगा। प्रीति अपनी रोनी सी शक्ल बनाकर अनिका से कहती है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसे बचाने के लिए आपको जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। अनिका प्रीति से कहती है, दुश्मनों पर दया दिलेरी हो सकती है, पर दिल लगाना सिर्फ बेवकूफ़ी। प्रीति इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि अनिका ने जो भी कहा वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। इधर अनिका वापस अपनी रिसर्च लैब में चली जाती है और प्रीति भूमि के पास पहुंच जाती है। इस वक्त भूमि सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अपना प्लास्टर वाला पैर सोफे के ऊपर सीधा रखा हुआ था, जबकि दूसरा पैर जमीन पर नीचे था। भूमि अपने बालों की लटों में अपनी उंगली को उलझाकर अपने ही दिमाग के सवालों को सुलझाने में खोई हुई थी। जब प्रीति कमरे के अंदर पहुंची तो भूमि की पीठ प्रीति की तरफ थी। प्रीति बिना कुछ बोले पीछे की ओर से सीधे जाकर भूमि की गर्दन से चिपक जाती है। भूमि के लिए प्रीति का स्पर्श पहचानना बड़ा ही आसान था। उसने प्रीति का हाथ पकड़कर उसे अपने आगे की तरफ किया। प्रीति का चेहरा देखकर भूमि ने पूछा, इस खूबसूरत मुस्कुराते रहने वाले चेहरे पर अचानक आंसू दिखाई देने की क्या वजह है? फिर भूमि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, एक मिनट, क्या तुम्हें ओमकार ने कहा कुछ? तो मुझे बताओ, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। उसके लिए तो मैं एक ही पैर से काफ़ी हूँ। प्रीति बिना कुछ बोले नाक में गर्दन हिला देती है। भूमि कहती है, अगर तुम्हें उसने कुछ नहीं कहा तो फिर तुम्हारी उदासी की वजह क्या है? प्रीति की खामोशी देखकर भूमि पास में रखे जग में से एक गिलास पानी लेकर उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है, अब कुछ बोलो भी। कुछ पल खामोश रहने के बाद प्रीति कहती है, मुझे लगता था मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन भूमि दी, दूसरों को देखो तब अपनी हकीकत पता चलती है। भूमि कहती है, यही सच है। किसी महापुरुष ने कहा है, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने से निम्न स्तर पर जीवन यापन कर रहे लोगों को देखना चाहिए, ना कि अपने से उच्च स्तर के लोगों को, क्योंकि यह ईर्ष्या और क्रोध का कारण बन दुख को जन्म देता है। फिर कुछ रुक कर भूमि प्रीति का मूड ठीक करने के लिए मजाक के अंदाज में आगे कहती है, अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम अचानक से दार्शनिक क्यों बन गई हो? प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भूमि अपने प्लास्टर वाले पैर की ओर इशारा करते हुए कहती है, इतने भारी पैर के साथ मैं उठकर तुम्हें गले भी नहीं लगा सकती, तुम्हें ही मेरे पास आना होगा। ऐसा कहकर उसे अपने पास खींचती है और हक कर लेती है। फिर उसे पास में रखे हुए दूसरे सोफे पर बैठाने के लिए कहती है, यहाँ बैठो मेरे पास। एक पल रुक कर आगे कहती है, बात करने से मन हल्का होता है, अब मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? एक पल खामोश रहने के बाद प्रीति बोलना शुरू करती है, आपको वह औरतें याद होंगी जिनका आपको इंटरोगेशन करना है? भूमि कहती, हाँ मुझे याद है। प्रीति नीचे मुंह करके कहना शुरू करती है, उनमें से सबसे कम उम्र वाली लड़की का नाम रिहाना है। उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने उसकी माँ के साथ मारपीट की थी। उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने उसकी माँ को लोहे के चिमटे से पीटा था। उसके आगे उसे कुछ याद नहीं। जब वह अपनी माँ से पूछती थी कि उन्होंने तुम्हें क्यों मारा, तो उसकी माँ उसे जवाब देती थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस तुम्हें अपने अब्बू से दूर रहना है। फिर प्रीति भूमि की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगा कि शायद घरेलू हिंसा की वजह से उसकी माँ ने अपनी बेटी के साथ वह घर छोड़ दिया होगा, लेकिन जब मैंने उसकी माँ आयशा सैफी से पूछताछ की तब उसने मुझे बताया रेहाना के पिता की समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। आयशा की 2 बेटियां थी, एक रेहाना और दूसरी बेटी रेहाना से भी 4 साल छोटी थी। उसकी छोटी बेटी अपनी माँ के मुकाबले पिता के ज़्यादा नज़दीक थी। आयशा और उसकी बड़ी बेटी रिहाना हमेशा साथ में एक ही कमरे में सोया करती थी, जबकि उसकी छोटी बेटी कभी उसके साथ तो कभी अपने पिता के साथ सोया करती थी। उसका पति अपनी छोटी बेटी से करता था कि अगर वह म्यूजिक, डांस और एक्टिंग सीखेगी तो वह अपनी जान पहचान से उसे फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचा देंगे, और वह मासूम बच्ची अपने पिता की बात मानकर हर वह काम करती थी जिसे वह एक्टिंग का नाम देता था। आयशा ने यह भी बताया कि उसकी तबीयत खराब रहने की वजह से वह लगभग हमेशा ही दवाइयाँ खाया करती थी
उसका पति हर शाम अपने हाथों से उसे दवाई खिलाया करता था। उसके पति का स्वभाव आयशा के प्रति सौहार्दपूर्ण था। वह हमेशा आयशा से कहा करता था कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, इसलिए अपनी दवाइयाँ लेना कभी मत भूला करो। आयशा ने आगे बताया कि एक रात जब दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तब उसने यह सोचकर कि उसका पति रात को ही परेशान ना हो, उसने अपने पति से झूठ कह दिया कि वह अपनी दवाइयाँ खा चुकी है। दवाइयों के असर की वजह से आयशा की नींद रात के वक्त कभी नहीं टूटा करती थी, क्योंकि उन दवाइयों में नींद की गोलियां शामिल थी। इसकी जानकारी आयशा को नहीं थी, लेकिन उसी रात जब आधी रात के वक्त आयशा की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी उसके पास नहीं थी। तभी कुछ आहत सुनकर वह अपने पति के कमरे की तरफ चली गई। उसने हल्के दरवाजे की तरफ से अंदर की ओर झाँक कर देखा कि उसके पति और उसके बेटी कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे। जैसे ही उसकी नज़रें बिस्तर की तरफ गई तो उसने अपनी आंखों से वह देखा जो कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ होते हुए नहीं देख सकती। उसके पति ने उसकी 11 साल की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। यह सब देखकर उसका दिल बैठ गया। आयशा कहती है कि उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस आ गई। फिर अगली सुबह जब उसने अपनी बेटी को बहला फुसला कर सारी बातें पूछने की कोशिश की, तब उसकी बेटी ने उसे बताया, पापा हर रोज़ मुझे फिल्मों में काम करने के लिए एक्टिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। वह मुझे सिखाते हैं कि कैसे फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खुश करते हैं, ताकि मुझे जल्दी से किसी नाटक या फिल्म में काम मिल जाए। उसके बाद मैं सुपरस्टार बन जाऊंगी, पूरी दुनिया मुझे जानने लगेगी। अभी ऐशो आराम मेरे पैरों के नीचे होंगे। मैं आपको भी हमेशा अपने साथ रखूंगी, हमें कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। यह सब सुनकर आयशा की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। खुद को संभालते हुए जब आयशा ने अपनी बेटी से पूछा कि यह सब कब से चल रहा है, तो उसने बताया, पिछले 3 सालों से। प्रीति कहती है, भूमि दी, 8 साल की बच्ची का रेप उसके खुद के पिता ने किया। 1 या 2 बार नहीं, बल्कि हर रात 3 सालों तक। उस मासूम को यह पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, कितना दर्द झेला होगा उसे। इतना बोलने के बाद प्रीति का गला भर आता है और वह आगे कुछ नहीं बोल पाती। यह सब सुनकर भूमि का खून खौलने लगता है। प्रीति की हालत को देखकर वह प्रीति के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है और उसके बाद पूछती है, अब वह बच्ची कहाँ है? प्रीति कुछ बोल नहीं पाती। भूमि फिर पूछती है, बताओ प्रीति, अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताओ, अब वह बच्ची कहाँ है? अगर बड़ी बेटी के साथ वह औरत वहाँ से भाग आई तो क्या छोटी बेटी अभी भी उस आदमी के पास है? प्रीति बिना कुछ बोले नाक में अपनी गर्दन हिला देती है। फिर प्रीति के चेहरे की ओर देखने लगती है। प्रीति किस तरह से आगे बोलना शुरू करती है, उस जल्लाद आदमी ने अपनी ही बच्ची को मार दिया। यह सुनकर भूमि के शरीर में तेज झटका महसूस होता है। प्रीति खुद को संभाल कर आगे बताती है, जब आयशा को अपने पति की सच्चाई का पता चला तो उसने अपने भाइयों को तुरंत घर आने के लिए कहा। इससे पहले कि आयशा अपने भाइयों को या किसी और से कुछ कह पाती, उसके पति ने आयशा के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगी और कहा कि वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर वह यह सब कुछ बाहर के लोगों को बता देगी तो भविष्य में उसकी दोनों बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। जब आयशा किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं हुई, तब उस आदमी ने कहा कि ठीक है, कम से कम 1 दिन का वक्त लेकर इस बारे में सोच लो, उसके बाद तुम्हारा जो जी में आए वह करना। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उस वक्त आयशा ने अपने पति को बिना किसी सज़ा के छोड़ दिया, लेकिन उसके अगले ही दिन जब सुबह वह उठी तो उसका पूरा परिवार वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसके पति ने अपने किसी अय्याश दोस्त की मदद से आयशा को ही उसके भाइयों और समाज के सामने चरित्रहीन औरत साबित कर दिया। जब वह अपनी छोटी बेटी के कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके पति ने उसे मार दिया था और इसका भी इल्ज़ाम आयशा के सिर पर मर दिया था। अपने यार के साथ अय्याशियाँ करने के लिए उसने अपनी छोटी बेटी का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आयशा अच्छी तरह जानती थी कि अगर एक बार वह जेल चली गई तो उसका पति अपनी बड़ी बेटी के साथ भी वही करेगा जो छोटी के साथ किया। इसलिए वह पुलिस के आने से पहले ही किसी तरह रिहाना को लेकर वहां से भाग निकली। प्रीति के चुप हो जाने के बाद कुछ देर तक कमरे में यूं ही सन्नाटा छाया रहता है। फिर प्रीति भूमि के सोफे के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और भूमि का हाथ कस कर पकड़ते हुए अपनी लाल लाल आंखों से उसकी आंखों में देखकर कहती है,
भूमि दी। रिहाना के बताए अनुसार जब मैंने उसकी मां के हाथ पर देखा तो उसकी बाजू पर निशान थे। आपको पता है वह निशान गर्म चिमटे से जलाने के थे। फिर एक पल रुक कर अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए आगे कहती है, जब मैंने आयशा से पूछा तो उसने बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट नहीं करता था, लेकिन जिस दिन उसने अपनी छोटी बेटी को मारकर उसे उल्टा साबित कर दिया, उसी दिन उसने सबके सामने उसके साथ ऐसा जाहिल जैसा बर्ताव किया और कोई भी आयशा की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। मल्होत्रा हाउस में लक्ष्य के चले जाने के बाद से श्वेता के मन में लगातार द्वंद्व चल रहा था। श्वेता ड्राइंग हॉल में सोफे पर बैठकर अपने ठीक सामने टेबल पर रखे हुए फ्लावर बेस पर टकटकी लगाए देख रही थी। लक्ष्य के चले जाने के बाद कई घंटे बाद भी उसका ध्यान अभी तक लक्ष्य की कही हुई बातों में ही था। लक्ष्य के साथ बिताए गए कुछ मिनट लगातार श्वेता की आंखों के सामने तैर रहे थे, जैसे यह घटना अभी घट रही हो। लक्ष्य ने श्वेता से कहा, मैं आपके 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए आंखों से इशारा करती है, यह क्या बात करने वाला है। तभी अंजलि भी बदले में आंखों और चेहरों से एक्सप्रेशन देकर कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम ही संभालो। लक्ष्य की तेज आंखों ने माँ बेटी के इशारे देख लिए थे, इसलिए वह खुद ही आगे कहता है, आप दोनों परेशान मत होइए, मैं खुद ही बता देता हूँ कि यहाँ क्यों आया हूँ। लक्ष्य की बात सुनकर दोनों माँ बेटी शक पका जाती हैं, लेकिन लक्ष्य मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी करता है, मैं श्वेता जी को व्यक्तिगत रूप से लंच के लिए इनवाइट करने आया हूँ ताकि वह मुझे और मेरे बारे में जान सके। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता सरप्राइज हो जाती है। लक्ष्य अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अंजलि मल्होत्रा की ओर देखते हुए कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो कल दोपहर होटल प्लाज्मा में मैं श्वेता जी का इंतजार करूंगा। फिर श्वेता की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मुझे भी किसी अनजान के साथ खाने पर जाने के लिए कहा जाएगा तो मेरे मन में भी एक बार यह ख्याल जरूर आएगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। यदि सच कहूँ तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आज हमारी कम से कम इतनी जान पहचान हो जाए कि कल आपको आने से पहले ऐसा ना लगे कि किसी अनजान से मिलने जाना चाहिए या नहीं। उसके बाद खड़े होकर अंजलि से दोनों हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर श्वेता की ओर देखते हुए कहता है, मेरा आपसे निवेदन है कि उस बिजनेस डील को इस रिलेशन के साथ जोड़कर देखने की कोशिश मत कीजिएगा। फिर हल्की सी मुस्कान देते हुए आगे कहता है, वह प्रपोजल आपकी मेहनत की वजह से आपके पास है। आई होप कि आपको वह डील पसंद आई होगी। जिन प्रोडक्ट्स के लिए हम यह डील साइन करना चाहते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से आने वाले समय में हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। यह डील किसी भी तरह से आप पर मानसिक दबाव बनाने के लिए नहीं है। आप चाहे तो इसे साइन कर सकती हैं और आपको यह डील अच्छी ना लगे तो मना भी कर सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह आप चाहें तो मेरा निमंत्रण स्वीकार कर सकती हैं और ना चाहो तो उसे इनकार भी कर सकती हैं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपका इंतज़ार करूंगा, उससे आप मुझे नहीं रोक सकती। सच यह है कि आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको जानता हूँ। आपकी मेहनत और लगन दोनों का ही मैं मुरीद हो गया हूँ, जिनकी बदौलत आप अपनी फार्मेसी को इतनी ऊंचाइयों पर ले आई हैं। मेरी खुशनसीबी यह है कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए आपको चुना है। अगर आप मेरी जीवन साथी बनेंगी तो यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। लेकिन मेरे लिए गर्व की बात तब होगी जब आप भी मुझ में अपना परफेक्ट मैच देख सकें, जो मैं आप में देख सकता हूँ। इतना कहकर लक्ष्य वहाँ से चला जाता है और श्वेता अपनी जगह पर बैठी ही रह जाती है। तभी अंजलि श्वेता के कंधे पर हाथ रखती है कि अंजलि का हाथ रखते ही श्वेता अपनी सोच से बाहर आ जाती है। अंजलि श्वेता से कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम अपने कॉन्शियस में नहीं हो। सिर्फ एक मुलाकात में ऐसी हालत है तो कहीं आगे हमें भी मत भूल जाना। श्वेता अंजलि की तरफ देखकर झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, मम्मा आप भी ना अब शुरू मत हो जाइए। फिर अपने चेहरे के भाव को ठीक करते हुए कहती है, मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा और ठीक भी नहीं है। पर क्या? अंजलि गंभीर होते हुए कहती है, देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक लड़का फाइनल कर लो, लेकिन मेरी तरफ से तुम पर कोई दबाव या जल्दबाजी नहीं है। दुर्घटना से देरी भली, तुम पर्याप्त समझदार हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जो भी करोगी ठीक ही करोगी। जब तुम्हारे मन में शंका है तो हो सकता है कि उससे मिलने के बाद समाधान भी हो जाए। जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तब क्या पता कि दिखाई देने के साथ साथ समझ भी आ जाए। श्वेता को अपनी माँ की बात एकदम उचित लगती है। श्वेता कहती है, आप ठीक कह रही हैं। फिर मन ही मन सोचती है, जब तक अनिका दी से बात नहीं हो जाती तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगी, लेकिन लक्ष्य से मिलकर तो आ ही सकते हैं।
इसी बहाने कुछ और जानकारी भी मिल जाएगी। और अगर यह भी नहीं हुआ तो आउटिंग की वजह से मूड तो फ्रेश हो ही जाएगा। यह सोचकर श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मारवा कंपनी रोहित मारवा बाहर जाने के लिए अपनी चेयर से खड़ा ही हुआ था कि इतने में चिराग मेहता अंदर आता है और रोहित को खड़े होते हुए देखकर पूछता है, सर क्या आप जल्दी में हैं? रोहित कहता है, नहीं, कहो क्या काम है? चिराग कहता है, सर आपने उस दिन जो सामान कलेक्ट करने के लिए कहा था वह तभी हो गया था, अब मुझे उसका आगे क्या करना है? रोहित मारवा चिराग मेहता की तरफ देखकर कहता है, तुमने उसे अभी तक अपने पास ही रखा हुआ है? फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए आगे कहता है, चिराग वह अनिका के मतलब का सामान है, तुम्हारे या मेरे किसी काम का वह सामान नहीं है, तुम उसे अभी अनिका के पास भिजवा दो। चिराग कहता है, जी सर, वह मैं खुद लेकर आऊंगा। रोहित जवाब देता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और ऐसा कहकर कैबिन से बाहर निकल जाता है। मारवा हाउस में अब तक शाम ढल चुकी थी। भूमि प्रीति को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह प्रीति से कहती है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओगी? फिर अपने चेहरे पर उदासी के एक्सप्रेशन लाते हुए कहती है, यहाँ कमरे में मुझे कंपनी देने के लिए अभी कोई नहीं है, मैं अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। प्रीति हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, भूमि दी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अभी हमारे लिए खाना लगवाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब भूमि और प्रीति साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी भूमि प्रीति से पूछती है, एक बात बताओ कि तुमने उन औरतों का मुंह कैसे खुलवाया? प्रीति जवाब देती है, रिहाना ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने सब कुछ खुद ही बता दिया। लेकिन जब रिहाना की तबीयत अचानक से खराब हो गई तब जाकर पता चला कि उनमें से एक रिहाना की माँ है। फिर रिहाना की माँ से पता चला कि उन बाकी औरतों में से एक उनकी लीडर की खास साथी थी। उसका मुंह खुलवाना मेरे वश की बात नहीं थी। जब मैंने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए तब उसका मुंह खुद अनिका दी ने खुलवाया। यह सुनते ही भूमि के दिमाग में अचानक से एक बात आती है और वह कुछ सोचकर प्रीति से कहती है, अच्छा। फिर एक सेकंड का गैप लेकर आगे कहती है, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे पता ही नहीं है। फिर आगे कहती है, खैर छोड़ो, आगे बताओ और फिर क्या जानकारी हासिल हुई उस लीडर की खास साथी से? प्रीति शांत चेहरे से कहती है, यही कि इन्हें किसी ड्रग से इंजेक्ट किया गया है और उसकी पावर डोज नहीं मिलने पर इन सभी की जान जाने वाली है। भूमि आगे पूछती है, और वह डोज हमें कहाँ से मिलेगी? प्रीति जवाब देती है, यह तो उसे भी नहीं मालूम। फिर कुछ रुक कर आगे कहती है, हाँ, उसके हिसाब से वह ड्रग किसी ब्लैक लिक्विड से तैयार होता है। फिर भूमि की तरफ देखते हुए कहती है, भूमि दी अब ब्लैक तो कुछ भी हो सकता है, अब ना जाने कैसे उनकी जान बचेगी। फिर मुस्कुराकर भूमि को छेड़ते हुए कहती है, इससे पहले कि इन्हें कुछ हो जाए आप अपनी इंटेरोगेशन कर लीजिए। भूमि प्रीति के सिर पर टपली देते हुए कहती है, बहुत बोलती हो, यह बताओ अनिका कहाँ है? जवाब में प्रीति ने पता नहीं वाले एक्सप्रेशन दे दिए। भूमि कहती है, रुको मैं उसे अभी बुलाती हूँ, मुझे उससे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। वहाँ अनिका अपनी रिसर्च लैब से आकर अपने बेड पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ टिकाकर अपनी गर्दन की और ऊपर की तरफ करके आंखें बंद करके कुछ सोच रही होती है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। अनिका अपना फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से भूमि की आवाज़ आती है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अभी इसी वक्त अनिका बिना कुछ कहे फ़ोन रख देती है और सीधा भूमि के पास पहुंच जाती है। इधर रोहित दूर से ही अनिका को भूमि के रूम की तरफ जाते हुए देख लेता है, जिससे वह समझ जाता है कि अनिका का लैब का काम खत्म हो चुका है। फिर भी वह यह जानना चाहता था कि कहीं कोई किसी तरह की इमरजेंसी तो नहीं है। जब अनिका भूमि के पास पहुंचती है तो देखती है कि भूमि अपने बेड पर बैठी हुई थी और उसके ठीक सामने की दीवार पर लगे हुए वॉल बोर्ड पर वह दांत से निशाने लगा रही थी। प्रीति भूमि के ठीक पीछे की तरफ खड़ी हुई थी। अनिका भूमि को ऐसा करते हुए देखकर कहती है, अब इन तीरों से यह सवाल खत्म नहीं होने वाले, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? भूमि अपने गुस्से में लेकर अनिका की तरफ देखते हुए कहती है, सबसे बड़ा सवाल तो तुम खुद हो। सबसे पहले यह बताओ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। अनिका मुस्कुराते हुए प्रीति की ओर देखने लगती है। प्रीति झट से जवाब देती है, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। भूमि नकली गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तुम बीच में मत बोलो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। प्रीति डरने का नाटक दिखाते हुए अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। फिर भूमि वापस प्रीति की तरफ पलट कर कहती है, एक मिनट रुको, अब खैर तो तुम्हारी वैसे भी नहीं है। इसका मतलब तुम्हें हमेशा से पता था कि अनिका की याददाश्त वापस आ चुकी है। प्रीति अपने चेहरे पर छोटे बच्चों की तरह भाव लाते हुए कहती है,
आपने मुझे कब बताया कि आपको नहीं पता कि अनिका दी की याददाश्त वापस आ चुकी है? भूमि इस बार सच में गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ। मैं देख रही हूँ कि तुम दिन रोज बहुत तेज होती जा रही हो। भूमि का गुस्सा देखकर अनिका भूमि के पास आती है और उसके पास बैठकर उसके गले में अपने दोनों हाथ डालकर उसके सिर को अपने सिर से लगाकर कहती है, आई एम सॉरी। फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा अब गुस्सा छोड़ो, यह बताओ कि तुम्हारा गुस्सा दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अनिका की बात सुनकर भूमि का सारा गुस्सा छू हो जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर भूमि कहती है, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। अनिका और प्रीति दोनों भूमि की शर्त का इंतजार करने लगते हैं। भूमि कुछ सोचने की कोशिश करती है कि वह उससे अपनी कौन सी बात मनवाए। तभी उसकी नज़र सामने वाले बोर्ड पर पड़ती है। भूमि झट से कहती है, तुमने जितना कहा था उतना ही कर दो, मेरे लिए काफ़ी होगा। वह दोनों हैरानी से भूमि की ओर देखते हैं। भूमि कहती है, अभी तुमने ही कहा ना कि मेरे सवालों को हल करने में मेरी मदद कर सकती हो, तो देखो इस वॉल बोर्ड पर जितने भी सवाल लिखे हैं उनमें से अगर किसी एक के सवाल का भी सही जवाब तुम दोनों मिलकर भी दे दोगी तो मैं तुम दोनों को माफ़ कर दूंगी। भूमि के ऐसा कहते ही प्रीति और अनिका दोनों वॉल बोर्ड की ओर देखने लगते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। भूमि उन दोनों की हरकत पर समझ जाती है कि दोनों के दिमाग में कोई एक ही चीज़ चल रही है। भूमि दोनों को झूठा अग्रेसिव लुक देती है। अनिका कहती है, हमें वह सवाल मिल गया है। प्रीति बात को पूरा करते हुए कहती है, जिसका हम बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। भूमि कहती है, ठीक है, तो जाकर उस सवाल को मिटा दो और मुझे उसका जवाब बताओ। अनिका बोर्ड की तरफ जाती है और प्रीति भूमि के पास आ जाती है। अनिका जैसे ही उस सवाल को बोर्ड से मिटा देती है वैसे ही प्रीति भूमि के हाथ को अपने एक हाथ में लेकर अपने दूसरे हाथ को दिखाते हुए कहती है, देखो भूमि दी, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही रिंग है। आपको पता है यह मुझे किसने दी थी? भूमि कहती है, तुम्हारा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तुमने दी थी। प्रीति कहती है, नहीं, आपको मैंने नहीं दी, यह मुझे और आपको दोनों को ही कोटिल भैया ने दी है। यह रिंग उन्होंने आपको क्यों दी है यह तो आप जानती ही हैं। हाँ, मुझे इसलिए दी है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी छोटी बहन कभी भी खतरे में पड़ सकती है और उस खतरे से डील नहीं कर पाएगी। भूमि कहती है, इस रिंग का उस सवाल से क्या ताल्लुकात है? प्रीति मुस्कुराते हुए अपने हाथ की रिंग का लॉक ओपन करके डायमंड को ऊपर करती है और उसके नीचे की एंड्रॉयड रिंग को दिखाते हुए उसके सभी फीचर्स और स्पेशली ट्रेसिंग फीचर को दिखाती है। भूमि गुस्सा दिखाते हुए कहती है, अब उस कोटिल ने मेरी जासूसी भी शुरू कर दी। प्रीति कहती है, आप ऐसा ही कुछ कहेंगी यही सोचकर अभी तक आपको यह बात नहीं बताई थी। आपको उनके काम के पीछे जासूसी दिखाई दे रही है, लेकिन उनके इमोशंस की गहराई दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने आप पर आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लिया। भूमि दी, वह आपको ढूंढने के लिए पहले आपके डिपार्टमेंट के पास गई। जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तब उन्होंने इस रिंग की मदद ली। वह आपकी जासूसी कर रहे होते तो वह आपका पता लगाने के लिए इस तरह परेशान नहीं होते। आप नहीं जानती, जब आप मिल नहीं रही थी तब उनकी क्या हालत थी। मैंने उनकी आवाज़ में आपको खोने का डर और दर्द दोनों अपने कानों से सुने हैं। तभी रूम के दरवाजे के पास से रोहित की आवाज़ सुनाई देती है। भूमि, इसे जासूसी नहीं परवाह कहते हैं। यहाँ सभी समझ चुके हैं, बस तुम्हारा ही समझना बाकी है। तभी अनिका कहती है, इस बात को तुम अच्छी तरह जानती भी हो और समझती भी हो, बस इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। फिर भूमि को समझाते हुए कहती है, भूमि, तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हो, इसी नाते से मैं कह रही हूँ, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन हम सभी को यही लगता है कि हमारी भूमि के लिए सबसे अच्छा लड़का वही है। तुम्हारी ज़िंदगी के इतने बड़े डिसीजन में मैं तुम्हें कन्वेंस करना नहीं चाहती, क्योंकि तुम खुद बहुत समझदार हो और काबिल हो। तुम अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ा ठंडे दिमाग में सोचो कि कहीं तुम्हारा गुस्सा अब तुम्हारी ईगो तो नहीं बन गया है। इसी ईगो की वजह से जो पल तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल हो सकते हैं वही बर्बाद तो नहीं हो रहे हैं। फिर मुस्कुराकर भूमि के चेहरे को हाथ लगाकर कहती है, 7 सालों में शनिदेव का भी प्रकोप चला जाता है, तुम्हारा गुस्सा कब शांत होगा देवी? फिर सभी की तरफ देखकर आगे कहती है, वैसे भी मुझे एक ऐसी बात पता चली है कि जिस दिन तुम्हें वह राज पता चलेगा तुम जरूर उसे माफ़ करके अपना लोगी। भूमि पूछती है, कौन सा राज? अनिका कहती है, कहा ना सीक्रेट है। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम उस सच तक पहुंच ही जाओगी। आखिर हमारी भूमि स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर है। आई एम श्योर यह सीक्रेट तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज होने वाला है
और सरप्राइज के लिए थोड़ा इंतजार तो बनता है। तभी रोहित अनिका को छेड़ते हुए धीमी आवाज में कहता है, सिर्फ बड़ा सरप्राइज ही है ना, शॉकिंग सरप्राइज तो नहीं है। अनिका जवाब देती है, अगर सरप्राइज में थोड़ा बहुत शौक ना हो तो फिर वह सरप्राइज कैसा। ऐसा कहकर वह रोहित की ओर देखकर मुस्कुरा देती है। रोहित और अनिका की बातें प्रीति और भूमि ने भी साफ साफ सुनी थी। वह दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। प्रीति वहीं भूमि के पास बैठ जाती है, रोहित भी सोफे पर बैठ जाता है और फिर अनिका रोहित के पास वहीं सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर तक कमरे में एकदम सन्नाटा छाया रहता है। सभी एक दूसरे के चेहरे देखकर अपने आसपास चल रही परिस्थितियों को समझने की कोशिश करने लगते हैं। अंत में भूमि अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, प्रीति वहां ड्रॉअर में एक फाइल रखी हुई है, जरा उसे निकाल कर ले आओ। प्रीति वह फाइल निकाल कर भूमिका को दे देती है। भूमिका बिना एक शब्द कहे वह फाइल अनिका की तरफ बढ़ा देती है। अनिका उस फाइल को खोलती है और जल्दी जल्दी पेजों को पलट कर देखती है और फिर हैरान आंखों से भूमि की ओर देखती है। रोहित इस वक्त अनिका और भूमिका दोनों को खामोश नजरों से देखता रहता है। तभी अनिका वह फाइल रोहित की तरफ बढ़ा देती है। रोहित अभी उस फाइल को पढ़ ही रहा होता है कि इतने में अनिका भूमि से कहती है, क्या तुम्हारे पास इस लिक्विड का सैंपल अभी भी मौजूद है। भूमि जवाब देती है, मुझे लगता है कि इस लिक्विड का एक्स्ट्रा सैंपल हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा सैंपल होता तो डॉक्टर पुष्पराज त्रिपाठी जरूर इस पर कुछ और एक्सपेरिमेंट भी करते। ठीक इसी वक्त कौटिल्य कमरे के अंदर दाखिल होता है और भूमि के बोले हुए अंतिम वाक्य को सुन लेता है। वह सभी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं बाद में आऊं। अनिका कौटिल्य को देखते हुए कहती है, आओ बैठो, एकदम सही वक्त पर आए हो, कुछ खास इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है तुम्हारे लिए भी जान लेना जरूरी है। कौटिल्य अनिका के पास रखे हुए दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। इसके बाद अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित अब तक पूरी फाइल देख चुका था। वह फाइल बंद करके कौटिल्य की तरफ बढ़ा देता है। फिर रोहित अनिका और भूमि की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। वह दोनों झट से रोहित की ओर देखने लगती हैं। फिर दोनों एक साथ कहती हैं, मतलब। रोहित जवाब देता है, अभी थोड़ी देर बाद खुद ही देख लेना। तभी प्रीति अनिका से पूछती है, अनिका दी, क्या आप उस लिक्विड से पावर डोज तैयार करना चाहती हो। अनिका कहती है, नहीं, पावर डोज इसका सॉल्यूशन नहीं है, इससे हम खुद के लिए ही खतरा बढ़ाएंगे। हमें एंटीडोज तैयार करना होगा। हमें यह पता चल जाए कि इसे बनाया कैसे गया है, तब इसका एंटीडोज तैयार करना आसान हो जाएगा। इसके बाद अनिका एक छोटी सी स्लिप प्रीति की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, फिलहाल तो मुझे यह दवाइयां ड्रिप के साथ दो और हर 2 घंटे के बाद उसके ब्लड का सैंपल कलेक्ट करो। जब तक एंटीडोज तैयार नहीं हो जाती तब तक उसे जिंदा रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तभी चिराग मेहता रूम का दरवाजा खोलता है और नॉक करते हुए कहता है, क्या मैं आ सकता हूँ। रोहित कहता है, आओ चिराग मेहता, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। फिर चिराग मेहता को अनिका की तरफ हाथ करते हुए इशारा करता है। चिराग मेहता अनिका को एक बॉक्स देता है। जब अनिका उसे खोल कर देखती है तो मुस्कुराते हुए रोहित की ओर देखते हुए कहती है, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया। चिराग मेहता कहता है, सर ने इसे भूमि मैडम पर अटैक होने के पहले ही दिन कलेक्ट करवा लिया था, बस मैं ही नहीं पूछ पाया कि आगे इसका क्या करना है। अनिका मुस्कुराहट के साथ पहले भूमि की ओर देखती है और कहती है, मेरा आधा काम डॉक्टर त्रिपाठी की रिपोर्ट ने कर दिया है। और फिर रोहित की तरफ देखकर प्यार से कहती है, और बचा हुआ काम अब पूरा हो जाएगा। तभी रोहित अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, भूमि को आराम की जरूरत होगी। तुरंत भूमि कहती है, पहले बताकर तो जाओ, इस बॉक्स में क्या है। अनिका कहती है, ब्लैक लिक्विड का सैंपल। तभी चिराग मेहता कहता है, सर मैडम मैं चलता हूँ। प्रीति भी चिराग के पीछे पीछे सीक्रेट अंडरग्राउंड में जाने के लिए निकल जाती है। फिर कुछ सोचकर बाहर ही खड़ी हो जाती है। रोहित के साथ साथ कौटिल्य और अनिका भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रीति कौटिल्य के साथ साथ चलने लगती है और धीरे से कहती है, भैया मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। प्रीति की बात सुनकर कौटिल्य अनिका और रोहित मारवा से कुछ कदम पीछे चलने लगता है और इसी तरह चलते चलते प्रीति कौटिल्य से कहती है, थोड़ा ध्यान से, भूमि दी को उस रिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अभी तो आप बच गए हैं, लेकिन ना जाने वह कौन सा कहर ढाएंगी। अगली बार उनसे मिलने पूरी तैयारी से जाइएगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा कहकर प्रीति तेज कदमों से आगे निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद रोहित कौटिल्य से कुछ कहने के लिए जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो कौटिल्य उसको काफी दूर वापस जाते हुए दिखाई देता है। इससे पहले कि रोहित कौटिल्य को रोक पाता, अनिका उसे रोक लेती है। उसे जाने दो, रोहित अनिका से कहता है, यह कौटिल्य कहाँ जा रहा है।
अनिका रोहित को छेड़ते हुए जवाब देती है। अब रोहित मारवा जैसे भाई के रहते हुए उसकी बहन से बात करना तो दूर, उसे देखना भी एक मुश्किल काम है। इसलिए वह भूमि के ही कमरे में अपना फोन छोड़ आया है। बस उसे ही लेने के बहाने भूमि को 2 पल के लिए देखने गया होगा। ऐसा कहकर वह रोहित का हाथ पकड़कर आगे की ओर चलने लगती है। कौटिल्य मन ही मन सोच रहा था कि वह भूमि के सवालों और गुस्से का सामना कैसे करेगा। जब कौटिल्य भूमि के दरवाजे तक पहुंचा तब दरवाजा खुला हुआ था। जैसे उसकी नजर भूमि पर पड़ती है, वह देखता है कि भूमि अपने हाथ की रिंग को बड़े ही प्यार से देख रही थी। तभी भूमि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और भूमि अपने हाथ को की रिंग के साथ अपने सीने से लगा लेती है, फिर आंखें बंद कर लेती है। तभी भूमि की आंखों से आंसू चू पड़ते हैं। जैसे ही भूमि की आंख से आंसू लुटके वैसे ही कौटिल्य के पूरे शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। कौटिल्य के मन में तेज इच्छा हुई कि वह भूमि से कहे, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझसे कहो, पर मैं तुम्हारी आंख से बहता हुआ एक भी आंसू नहीं देख सकता। वह पूछना चाहता था, भूमि तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब समझा जाए, लेकिन कौटिल्य को ऐसा करने से उसके अंदर से कुछ रोक लेता है। नहीं कौटिल्य, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक उसका सारा गुस्सा ठंडा ना हो जाए, जब तक वह अपने अंतर्मन के द्वंद्व पर खुद से विजय हासिल ना कर ले, तब तक तुम्हें उसकी राह देखनी ही होगी। भूमि की ऐसी हालत देखकर कौटिल्य अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है और उल्टे पांव 2 कदम पीछे होकर कमरे के ठीक बाहर दीवार से टिक कर खड़ा हो जाता है। भूमि की ऐसी हालत देखकर कौटिल्य की आंखों में भी आंसू निकल पड़ते हैं। वह मन ही मन कहता है, क्यों भूमि, तुम मेरे किए की सजा खुद को क्यों दे रही हो? आज मेरी भूमि तकलीफ में है तो केवल मेरी ही वजह से। फिर कुछ देर के बाद वह अपने आंसुओं को पोंछकर लंबी गहरी सांस लेता है और वापस दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाता है। दरवाजे पर आहट सुनकर भूमि अपना चेहरा साफ कर लेती है और फिर दरवाजे की ओर देखती है। फिर अपने गले को साफ करते हुए कहती है, तुम फिर आ गए कौटिल्य। वहीं पड़े हुए अपने फोन की तरफ इशारा करता है कौटिल्य। आई एम सॉरी, मेरा फोन यहीं छूट गया था। फिर कौटिल्य जैसे ही अंदर जाता है, भूमि अपने हाथ की अंगूठी कौटिल्य को दिखाते हुए बड़े ही आराम से कहती है, इसकी क्या जरूरत थी? भूमि का सवाल सुनकर कौटिल्य के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि वह कोई चोर है और उसकी चोरी पकड़ी गई है। वह खुद कर काबू पाते हुए जवाब देता है, हम लोग एक टीम है और एक दूसरे की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या अपनी क्षमता के अनुसार हमें प्रोटेक्ट नहीं करती? भूमि टकटकी लगाकर कौटिल्य की तरफ देखती रहती है। जब भूमि कुछ नहीं बोलती तब कौटिल्य आगे कहता है, अगर हम में से कोई भी गायब हो जाता है तो उसे ट्रेस करने का काम मेरे ही सर आ पड़ेगा, और ट्रेस करने के लिए कोई साधन भी तो होना चाहिए। फिर एक क्षण रुक कर आगे कहता है, हम सभी में से केवल तुम ही ऐसी हो जो बिना प्रोटेक्शन के निकलती हो। बस इसीलिए भूमि कहती है, जब हम सब एक टीम है तो फिर तुमने यह खुद क्यों नहीं दी? इसके लिए तुम्हें मीडिएट की जरूरत क्यों पड़ी? कौटिल्य ने भूमि से इस तरह के सवाल की बिल्कुल भी अपेक्षा ही नहीं की थी। कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। फिर कुछ सोचकर वह जवाब देता है, आई एम सो सॉरी अगेन, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे लगा कि कहीं तुम इसे रखने से मना कर दो, बस इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। भूमि अच्छी तरह जानती थी कि कौटिल्य के मन का यह डर एकदम सच ही था। फिर भूमि आगे कहती है, अच्छा ठीक है, जाने दो। वैसे इस रिंग के मैं मुझे प्रीति ने सभी फीचर्स बता दिए हैं, लेकिन तुम मुझे एक बार फिर से बता दो। जब पहन ही रखी है तो कम से कम मैं इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सकूं। भूमि की बात सुनकर कौटिल्य को बड़ा ही सुकून महसूस होता है। फिर वह हल्की सी स्माइल के साथ भूमि के पास बैठकर उसे सभी फीचर समझाने लगता है। देखो, इसके थ्रू तुम मुझे वॉइस मैसेज भी छोड़ सकती हो। इसी तरह से एक एक करके कौटिल्य सभी डिटेल भूमि के साथ साझा करता है। अनिका और रोहित अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। रोहित रूम का दरवाजा बंद करता है और पीछे की ओर से अनिका की कमर में अपने दोनों हाथ डालते हुए उसे चिपक जाता है और फिर उसके कंधे पर हल्का सा झुक जाता है। अनिका भी अपने शरीर को रोहित के शरीर पर छोड़ते हुए इसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी बाहों में अच्छे से सिमट जाती है। तभी रोहित शरारती मुस्कान के साथ कहता है, प्लीज। रोहित का प्लीज सुनकर अनिका के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। फिर उसी प्यारी सी मुस्कान के साथ वह रोहित की तरफ घूम जाती है। पहले उसकी नज़र रोहित के होठों पर जाती है, फिर वह रोहित की आंखों में देखती है और अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी दोनों बाहों को रोहित के गले पे डाल देती है। अपने बाएं हाथ से रोहित के कंधे को पकड़कर अपना बैलेंस बनाकर दाएं हाथ से धीरे धीरे रोहित की गर्दन से होते हुए
अपनी उंगलियों को रोहित के बालों में ले जाती है। फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए धीरे से अपने चेहरे को रोहित के चेहरे के करीब ले जाने लगती है। रोहित अपनी आंखें बंद कर लेता है और अनिका को उसकी कमर से और भी ज़्यादा कस कर पकड़ लेता है। रोहित का पूरा शरीर गर्म हो जाता है। अनिका रोहित के गाल पर चूमते हुए उसके कान में कहती है, उसके बाद मुझे नींद आ जाएगी। रोहित अपने हाथों को अनिका की कमर से ऊपर करते हुए कंधे की तरफ ले आता है और बंद आंखों से धीरे से कहता है, रात सोने के लिए ही है। अनिका रोहित के माथे को चूमती है और फिर झटके से पीछे हो जाती है। रोहित अपनी आंखें खोल कर देखता है तो अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी सो नहीं सकती। जैसे ही अनिका मुड़कर जाने लगती है, रोहित अनिका का हाथ पकड़ लेता है। अनिका फिर से रोहित की तरफ मुड़ती है और दोबारा से उसके करीब आकर अपनी नाक को उसकी नाक से मिलाकर कहती है, उनकी जान बचाने के लिए मुझे एंटीडोज तैयार करनी है, जिसके लिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। पूरी रात सोने की बात छोड़ो, मैं थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकती। अनिका की बात सुनकर रोहित लंबी गहरी सांस लेता है। फिर अनिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर पूछता है, क्या एंटीडोज तैयार करने के बाद? अनिका जवाब देती है, बाद की बाद में देखेंगे। उसके बाद उसे ले जाकर बेड पर बैठा देता है। तभी अनिका उदास होकर कहती है, मैंने कहा ना अभी नहीं। रोहित उदास आंखों के साथ मुस्कुराते हुए होठों से कहता है, हाँ मैंने सुन लिया, पर कम से कम खाना खाकर तो जाओ, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी खाना लगवा देता हूँ। ऐसा कहकर रोहित कमरे से बाहर चला जाता है और मन ही मन सोचता है, अनिका की जिंदगी में सबसे ज़्यादा कमी समय की है। मैं अपनी अपार दौलत और ताकत से भी वह उसे लाकर नहीं दे सकता। फिर यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। चाहे उसके पास वक्त कितना भी कम बचता हो, इस थोड़े से वक्त में ही उसके लिए दुनिया की हर खुशी जुटा दूंगा और उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। वहाँ कमरे में अनिका के चेहरे पर यह सोचकर मुस्कान आ जाती है, रोहित कितना जेंटलमैन है और उसे मेरी वजह से कितना सरवाइव करना पड़ता है। वह मन ही मन सोचती है, काश कि मुझे यह एंटीडोज अभी तैयार नहीं करनी होती। कुछ देर बाद जब अनिका और रोहित डिनर कर रहे होते हैं, तब रोहित अनिका से पूछता है, भूमि को कौटिल्य से इतनी नाराजगी क्यों है? अनिका जवाब देती है, क्योंकि भूमि को लगता है उसके हिस्से की मौत जिसने अपने ऊपर ले ली हो, उसी के कातिल से मोहब्बत करना नाइंसाफ़ी है। रोहित कहता है, मतलब? अनिका कहती है, भूमि का एक दोस्त जो उसका ऑफिसर साथी था, वह अनजाने में कौटिल्य की भूल की वजह से दुश्मनों के हाथों मारा गया, जबकि दुश्मनों ने वह जाल खुद भूमि के लिए बिछाया था। वैसे हकीकत यह है कि कौटिल्य ने जो भी किया वह अनजाने में किया। उसे पता ही नहीं था कि वह किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। उसे लगा कि वह भूमि की मदद कर रहा है, जबकि भूमि के दुश्मनों ने कौटिल्य से झूठ बोलकर उसके टैलेंट का इस्तेमाल किया। रोहित पूछता है, क्या भूमि पूरा सच जानती है? अनिका जवाब देती है, हाँ वह जानती है कि जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ। रोहित कहता है, तो फिर वह कौटिल्य को माफ़ क्यों नहीं कर देती? अनिका रोहित की तरफ देखते हुए कहती है, भूमि को तो तुम जानते ही हो, ऊपर से कठोर और अंदर से नर्म है। वह दुश्मनों की जान ले सकती है और दोस्तों के लिए अपनी जान दे भी सकती है। वह अभी तक गिल्ट में जी रही है कि उसके दोस्त की जान उसे बचाने की वजह से गई थी। जो जिंदगी वह जी रही है उसके दोस्त की अपनी जान के बदले दी हुई उधार की जिंदगी है। बस यही कारण है कि अभी तक दोस्ती का फर्ज अदा कर रही है। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, पर तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित मुस्कुराकर कहता है, तुमने यहाँ कौटिल्य को भूमि के लिए बुलाया है तो भूमि की नाराज़गी को दूर करने के लिए भी कुछ तो प्लान किया ही होगा। अनिका जवाब में केवल एक प्यारी सी स्माइल देती है। अगली दोपहर होटल प्लाज्मा जैसे ही श्वेता की कार होटल प्लाज्मा पहुंचती है, लक्ष्य खुद वहां स्वागत करने के लिए मौजूद होता है। जैसे ही दरबान गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लक्ष्य उसे इशारे से रोक देता है और खुद जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। फिर अपना एक हाथ आगे करके कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़। श्वेता को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह लक्ष्य के हाथ में अपना हाथ देते हुए गाड़ी से बाहर आ जाती है। लक्ष्य की पर्सनालिटी श्वेता को पहले ही मुलाकात में काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन आज वह लक्ष्य को दूसरे ही रूप में देख रही थी। आज वह सूट बूट में था। उसकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। लक्ष्य की पर्सनालिटी में वह अटूट मेल था जो अक्सर लड़कों में नहीं पाया जाता। उसकी आवाज़ और मुस्कान से जितनी सॉफ्टनेस झलकती थी, उसकी आंखें और बॉडी लैंग्वेज उतनी ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी।
अगर श्वेता को किसी और अवसर के लिए आना होता तो वह डेफिनेटली कुछ वेस्टर्न वियर करती, लेकिन आज श्वेता ने जानबूझकर हैवी दुपट्टा के साथ सिल्क की कुर्ती, चूड़ीदार पजामी और हाई हील पहनी थी। लाइट मेकअप के साथ बालों को खुला रखा था और माथे पर छोटी सी काली बिंदी लगाई थी। एक हाथ में घड़ी और दूसरे में ब्रेसलेट पहना था। उसके बाद लक्ष्य अपना हाथ आगे करके पहले आपका इशारा करता है, फिर वह श्वेता के साथ साथ चलने लगता है। कुछ कदम आगे जाकर श्वेता पूछती है, हमें किस तरफ जाना है? तो लक्ष्य फर्श की तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है, जहां तक ये ले जाएंगे। श्वेता अपनी हड़बड़ी में यह देख ही नहीं पाती कि उसके पैर फर्श पर बिखरे हुए फूलों की पंखुड़ियों पर थे। लाल और सफेद फूलों के मेल से फर्श पर डेकोरेशन बनाई गई थी। श्वेता चुपचाप उन फूलों पर धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसे कुछ इंच पीछे रहकर लक्ष्य साथ साथ चलने लगता है। जैसे ही वह ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां नीचे उतरती है, अचानक से घोर अंधेरा हो जाता है। फिर एक कैंडल जलती हुई दिखाई देती है और उसके ठीक 10 सेकंड बाद कैंडल से लिखा हुआ वेलकम श्वेता जी दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे करके वह नीचे उतरती है। वह जितने जितने कदम आगे बढ़ती है, हर कदम के साथ कैंडल जलने लगती है। कुछ पलों के लिए श्वेता के मन में ऐसा रोमांच पैदा होता है कि वह यह भूल जाती है कि वह कहाँ पर मौजूद है और किसके साथ है। 10 कदम चलने पर विजुअल इम्पैक्ट के साथ एक छोटा फाउंटेन चलना शुरू हो जाता है। उसकी आवाज़ ऐसा एहसास दिलाती है कि जैसे वह कहीं पहाड़ों के बीच हो और झरना बह रहा हो। अगले 10 कदम के बाद एक और विजुअल इम्पैक्ट के साथ फिश टैंक दिखाई देने लगता है, जिसमें रंग बिरंगी छोटी छोटी बहुत सारी फिशेस जिधर से उधर तैरती हुई दिखाई देती हैं। पहली निगाह में श्वेता को ऐसा लगा जैसे छोटी छोटी परियां इधर से उधर उड़ रही हो। अगले 10 कदम चलने के बाद उसे बुके प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके 10 कदम आगे चलने पर लक्ष्य श्वेता के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, माय ऑनर प्लीज कम। और जैसे ही वह एक तरफ होता है, कुछ और लाइट जल उठती हैं जिनका फोकस लक्ष्य और श्वेता थे। श्वेता को एहसास होता है कि वह बीचों बीच खड़ी थी। यह एक बड़ा स्पेशल हॉल था। इस पूरी जगह को लक्ष्य ने श्वेता के लिए बुक किया था। कांच की तरह ट्रांसपेरेंट मजबूत मटेरियल से बने फ्लोर के नीचे ओशियन के विजुअल इम्पैक्ट के द्वारा खूबसूरत व्यू की इमेज क्रिएट की गई थी। सी मोती समुद्र के चमकने वाले छोटे छोटे जीव और समुद्र में पाई जाने वाली पौधों की प्रजातियां, यह सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जीवन दृश्य हो। और इसी के ठीक ऊपर बीचों बीच एक बड़ी डेकोरेट डाइनिंग टेबल थी। इस टेबल से कुछ दूर बैठने के लिए और भी खूबसूरत इंतजाम किए गए थे। लक्ष्य खुद आगे आकर बढ़कर श्वेता के बैठने के लिए चेयर पीछे करता है और कहता है, प्लीज सिट। श्वेता बैठ जाती है। लक्ष्य की तैयारी श्वेता को काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, लेकिन श्वेता का दिल जीतने के लिए इतना भर काफ़ी नहीं था। हाँ, लेकिन जब श्वेता होटल प्लाज्मा पहुंची थी तब उसे जितना अजनबी फील हो रहा था, अब उतना महसूस नहीं हो रहा था। लक्ष्य सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहता है, आपको यहाँ आने में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? श्वेता कहती है, नहीं। फिर अपनी निगाहें उठाकर उस जगह को देखते हुए कहती है, मैं यहाँ पहले भी कई बार आई हूँ, पर यहाँ इतनी खूबसूरत जगह भी है ये मुझे पता ही नहीं था। लक्ष्य पूछता है, क्या आपको यह पसंद आई? श्वेता ने जवाब दिया, बेहद। लक्ष्य कहता है, चलिए तो मेहनत वसूल हुई। श्वेता लक्ष्य की तरफ देखकर कहती है, मतलब यह इंतजाम बात को पूरा करते हुए लक्ष्य श्वेता की आंखों में देखते हुए कहता है, जी, यह सब खास आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए किया गया है, वरना यह सिर्फ एक हो जिसका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज किया जाता है। श्वेता अपनी नज़रें झुका लेती है, फिर निगाहें उठाकर कहती है, थैंक यू। कुछ देर यूं ही खामोश रहती है, फिर श्वेता अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। लक्ष्य मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए ही हाजिर हूँ। आप जो कुछ भी जानना चाहती हैं पूछिए। श्वेता कहती है, शर्मा आंटी ने आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, लेकिन आप खुद बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर एक पल रुक कर आगे पूछती है, आपके घर में और कौन कौन है? लक्ष्य कहता है, मेरे अलावा मेरी माँ, ताऊ जी और आनंद भैया, बस इतना ही बड़ा परिवार है हमारा। श्वेता लक्ष्य की तरफ देखती है। लक्ष्य श्वेता की आंखों में सवाल देख सकता था, इसलिए मुस्कुराकर आगे कहता है, मेरे पिताजी आर्मी में कर्नल थे जो देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। श्वेता कहती है, आई एम सॉरी। लक्ष्य कहता है, नो नो,
आई एम ए प्राउड सन। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इनफैक्ट मैं खुद भी आर्मी में सर्व करना चाहता था। श्वेता पूछती है तो फिर लक्ष्य जवाब देता है, मेरी किस्मत में कंट्री को सर्व करने के लिए आर्मी में होना ही नहीं लिखा है। अपनी आर्मी ट्रेनिंग के दौरान मेरे अंकल में ऐसी चोट आई कि मैं अपनी सर्विस देने से पहले ही रिटायर हो गया। श्वेता कहती है, और इसलिए अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। लक्ष्य कहता है, मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन यह फैमिली बिजनेस नहीं है। इसे मैंने अपने बड़ों के आशीर्वाद से खुद के दम पर खड़ा किया है। इसके बाद श्वेता लक्ष्य से उसके बचपन की शिक्षा, उसके दोस्त आदि के बारे में बहुत सारे सवाल पूछती है और लक्ष्य मुस्कुराते हुए एक एक करके सभी के जवाब देता जाता है। साथ ही माहौल को हल्का रखने के लिए उनसे जुड़े हुए छोटे मोटे किस्से भी सुनाता जाता है। जब श्वेता के मन के सभी सवाल खत्म हो जाते हैं तो वह चुप हो जाती है। कुछ पलों की खामोशी के बाद वह लक्ष्य से कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहते? लक्ष्य श्वेता की आंखों में देखकर जवाब देता है, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, यहाँ तक कि जो अपने बारे में आपको खुद भी नहीं मालूम है, मुझे वह भी पता है। श्वेता लक्ष्य की इस बात पर बहुत हैरान होती है और पूछती है, मतलब? लक्ष्य मुस्कुराकर कहता है, आपका कपड़ों के मामले में परफेक्ट कलर वाइट है, यह आप जानती हैं, लेकिन जो आप नहीं जानती वह यह है कि ड्रेसेस की बात की जाए तो आपको हमेशा ब्लू और ग्रीन के शेड्स ही पसंद आते हैं। आप ज़्यादातर वही पहनना पसंद करती हैं, पर आप नहीं जानती कि आपके पसंदीदा रंग में सफ़ेद के अलावा नीला और हरा भी शामिल है। लक्ष्य के ऐसा कहने के बाद श्वेता अपने मन ही मन गणना करना शुरू कर देती है और वह पाती है कि लक्ष्य की बात एकदम सही थी। श्वेता अपनी असमंजस का दूर करने के लिए आगे पूछती है, इसके अलावा? लक्ष्य फिर से मुस्कुराकर कहता है, आपको खाने में क्या पसंद है? मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूँ। और फिर दरवाजे की तरफ हाथ करते हुए कहता है, अब आप खुद ही देख लीजिए। जब श्वेता उस तरफ देखती है तो वेटर्स अपने हाथों में बड़ी बड़ी ट्रे लेकर खड़े थे। फिर वह सभी खाना रखकर वहां से चले जाते हैं। जब श्वेता ने खाने की तरफ देखा तो हर वह चीज वहां मौजूद थी जो श्वेता को खाने में पसंद थी। अचानक से श्वेता के चेहरे पर उदासी छा जाती है और वह लक्ष्य से कहती है, प्लीज डोंट माइंड, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो। लक्ष्य को हंसी आ जाती है। वह फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, आपका इस तरह साफ साफ बोल देना मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मैं आपके मन का यह शक भी दूर कर देता हूँ। मुझे आपके बारे में इतनी जानकारी 2-4 दिनों में हासिल नहीं हुई है। मैं आपको पिछले 3 सालों से जानता हूँ। मैंने आपको सबसे पहली बार जब देखा था तब तुम दिवाली से पहले जागो संस्था के अनाथालय में बच्चों से मिलकर उनकी जरूरत की चीजों की लिस्ट बनाकर उन्हें देने आई थी। फिर लक्ष्य हल्का सा हंसकर आगे कहता है, अब आप कहेंगे कि मैं वहां कैसे पहुंच गया, तो मैं पहले ही बता देता हूं। आर्मी से बिना सर्विस दिए ही रिटायर होने की वजह से मैंने देश की सेवा के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की सेवा करना शुरू किया था। श्वेता जी, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अनाथालयों में सामान पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसी लड़की पहली बार देखी जो पहले लिस्ट बनाने के लिए आई और उसके बाद दोबारा सामान देने के लिए। फिर अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहता है, उस लड़की ने मेरे मन पर ऐसा कब्जा किया कि चाहकर भी कभी कोई और लड़की इसे अच्छी नहीं लगी। श्वेता यह सब सुनकर बिल्कुल सपने जैसा महसूस करने लगती है। श्वेता की खामोशी देखकर लक्ष्य आगे कहता है, श्वेता जी, आप सोच रही होंगी कि अगर ऐसी ही बात थी तो मैंने आगे बढ़कर कभी आपसे बात क्यों नहीं की। फिर अपनी ही बात का जवाब देते हुए आगे कहता है, मेरे पिता के शहीद होने के बाद से मैं और मेरी माँ दोनों ताऊ जी और आनंद भैया की छत्र छाया में रहे। आनंद भैया और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह ट्रीट किया। ऐसा एक नहीं बहुत बार हुआ जब उन्होंने अपनी ज़रूरत या ख्वाहिश को मारकर मेरी ज़रूरत को पूरा किया। अब आप जानती ही हो कि वह एक राजनीतिक छवि है, इसलिए मुझे डर था कि अगर उन्होंने अपनी पसंद की किसी लड़की से मुझे शादी करने के लिए कहा तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगा। फिर एक पल रुक कर आगे कहता है, अब आप ही बताइए, अपने हालातों को जानते हुए किसी लड़की के दिल में जगह बनाना और फिर उसका दिल तोड़ देना क्या सही बात है? लक्ष्य का सवाल सुनकर श्वेता कुछ देर तक केवल चीजों को समझने की कोशिश करती रहती है और एक पल रुक कर आगे जवाब देती है, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ जो आप सीधा मेरे घर तक पहुंच गए? लक्ष्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, किसी ने आनंद भैया से मजाक में कह दिया कि मैं किसी लड़की को मात्र देखने भर के लिए जागौर जाता हूँ। लक्ष्य आगे बताता है, इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं बिना जरूरत भी छोटी बड़ी सभी मेडिकल कॉन्फ्रेंस केवल उस लड़की को देखने भर के लिए अटेंड करता हूँ।
बात मुझसे जुड़ी होने की वजह से भैया ने उसके मजाक को भी सीरियस लिया और मुझसे बिना पूछे ही मेरे सीक्रेट का पता लगा लिया। श्वेता कहती है, क्या आपके लिए आपके आनंद भैया इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? लक्ष्य जवाब देता है, हाँ, वह मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। श्वेता अपने सवाल को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मान लीजिए हमारी शादी के बाद उन्होंने कोई ऐसा निर्णय लिया जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, या उन्होंने मेरे खिलाफ कोई निर्णय लिया, तब आप क्या करेंगे? लक्ष्य ने जवाब दिया, ऐसा कभी कुछ भी नहीं होने वाला है, सवाल ही नहीं उठता है। वह कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुझे दुख हो। श्वेता फिर से कहती है, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, मान लीजिए कि कभी ऐसे हालात पैदा हो गए तो। लक्ष्य जवाब देता है, अगर ऐसा हुआ तो श्वेता जी, मैं आगे जो कहने जा रहा हूँ वह सिर्फ आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अपना हर वादा जान देकर भी निभाना चाहिए, और शादी जैसे रिश्ते में एक या नहीं बल्कि पूरे 7 वादे किए जाते हैं। इस खूबसूरत रिश्ते और उसके सभी वादों को निभाने के लिए भी इंसान को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे परमात्मा के ही खिलाफ क्यों ना होना पड़े। फिर कुछ रुक कर कहता है, शादी से पहले की बात और होती है और शादी के बाद कुछ और। जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आएगी, उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर उसका साथ देना मेरा फर्ज बनता है। माफ कीजिएगा, यह कहने के लिए थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन अपनी बात ही ऐसी कह दी कि मुझे यह कहना ही होगा। कोई भी ऐसी लड़की मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आएगी तो उसके सम्मान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। फिर आप तो सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं होंगी बल्कि मेरा पहला और आखिरी प्यार भी है। मैं वचन देता हूँ, अगर आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी तो मैं अपनी सांसों को दांव पर लगाकर भी आपका साथ दूंगा। लक्ष्य के प्यार के इजहार को सुनकर श्वेता को अपने दोनों कानों में, हाथों की हथेलियों, पैरों के तलुओं में तेज झटका महसूस होता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी धड़कनें और सांसें एक पल के लिए रुक गई हैं और फिर 2 सेकंड के बाद दोबारा पहले से भी ज्यादा तेज गति से चलने लगी हैं। श्वेता का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, उसके चेहरे से सभी भाव गायब हो जाते हैं। श्वेता के ब्लैंक चेहरे को देखकर लक्ष्य कहता है, आई एम सो सॉरी श्वेता जी, आपको हर्ट करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। फिर वह माहौल को हल्का करने के लिए बात को बदल देता है और कहता है, देखिए हमारी बातों में खाना ठंडा हो रहा है, आइए शुरू करते हैं। ऐसा कहकर वह अपने हाथों से श्वेता को खाना सर्व करता है। तभी एक बैरा वहां आकर एक पैकेट जैसी चीज लक्ष्य को देकर चला जाता है। लक्ष्य उसे श्वेता की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह आपके लिए। श्वेता पूछती है, इसमें क्या है? लक्ष्य कहता, आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। श्वेता उस पैकेट को खोलती है तो सरप्राइज हो जाती है और कहती है, इसे तो मैं फिर बोलते हुए बोलते चुप हो जाती है। लक्ष्य उसकी बात को पूरा करता है, बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। श्वेता मुस्कुराकर कहती है, हाँ, पर आपको कैसे पता चला कि मुझे यह चाहिए? लक्ष्य कहता है, अगेन आई एम सो इन एडवांस। किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन उस दिन जब मेडिकल सेमिनार में तुम इस बुक के बारे में किसी से बात कर रही थी तब मैं वहीं खड़ा था। इस बार लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, इसे मैं पिछले कई महीनों से हर जगह ढूंढ चुकी हूँ। लक्ष्य कहता है, मतलब आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया? थैंक गॉड। फिर खाना खाते हुए दोनों इसी तरह बातें करते रहते हैं। उसके बाद श्वेता अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, हमें इसी तरह बातें करते हुए 4 घंटे बीत चुके हैं, अब मुझे चलना चाहिए। लक्ष्य कहता है, ठीक है, मैं कल आपका डिनर पर इंतजार करूंगा। इससे पहले कि लक्ष्य आगे कुछ कह पाता, श्वेता ने कहा, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मुझे कुछ वक्त दीजिए, कम से कम 1 सप्ताह तक हम नहीं मिल सकेंगे, मुझे कुछ जरूरी काम है और उसके बाद मैं आपको खुद बताऊंगी कि हम कब मिल सकते हैं। इसके बाद श्वेता मन ही मन सोचती है, इस मीटिंग का इंप्रेशन मेरे दिमाग से उतरने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, तब मैं कुछ सही सोच पाऊंगी। लक्ष्य मुस्कुराकर कहता है, जैसी आपकी मर्जी, वैसे भी मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसके बाद वह और श्वेता धीमे धीमे कदमों से बाहर की ओर चल पड़ते हैं। लक्ष्य श्वेता से कहता है, आप मेरी बात को अन्यथा ना लें तो एक बात कहूं? श्वेता कहती है, कहिए। लक्ष्य कहता है, मैंने सोचा था कि आप कुछ वेस्टर्न पहन कर आएंगी। श्वेता ने पहले ही अपने मन में यह सोच कर रखा था कि अगर इस तरह का कोई सवाल उठेगा तो वह कह देगी कि वह सिर्फ इंडियन ड्रेस पहनती है, लेकिन उसे अपने ही ऊपर हंसी आ रही थी क्योंकि वह जानती थी कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। लक्ष्य ने अपना होमवर्क अच्छी तरह से करके रखा है। श्वेता के चेहरे पर स्माइल देखकर लक्ष्य कहता है, वैसे आप इस आउटफिट में भी बहुत प्यारी लग रही हैं, मेरी सोच से भी ज्यादा।
ना जाने क्यों लक्ष्य के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर श्वेता के गालों पर शर्म से लालिमा छा जाती है। एक एक करके अनिका को अपनी रिसर्च लैब में 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थी। अनिका अब तक यह पता लगा चुकी थी कि वह ड्रग किस तरह से बनाया गया है, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी वह एंटीडोज नहीं बना पाई थी। इस बार जब वह अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंप्यूटर पर देख रही थी, तब एनी उसके बिल्कुल पीछे की तरफ खड़ी हुई थी। जैसे ही यह एक्सपेरिमेंट फेल होता है, एनी अपनी रोबोटिक आवाज में अनिका से कहती है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैडम, हम मशीनों को खाने या नींद की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंसानों को होती है। आप कुछ देर के लिए सो जाएं, हो सकता है दिमाग को आराम मिलने से कोई समाधान भी निकल जाए। अनिका बिना एनी की तरफ देखे जवाब देती है, एनी, इस वक्त मैं सो नहीं सकती। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी। मैं थोड़ी देर अपने दिमाग को आराम देकर शांति से सोच जरूर सकती हूँ। अनिका अपनी जगह से उठकर सोफे पर जाकर अपने दोनों पैरों को ऊपर करके फोल्ड कर लेती है और सोफे की बैक सीट पर कमर को सीधा करके आंख बंद करके बैठ जाती है। तभी अचानक उसे अपनी माँ की याद आती है और वह मन ही मन अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, मम्मा, काश आप मेरे पास होती, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो। अनिका के सोचते सोचते आंख लग जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह अपनी माँ से आमने सामने बात कर रही हो। उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ मेरी बेटी, परेशान क्यों है? अनिका कहती है, परेशान नहीं हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। स्वाति कहती है, उसे खत्म करना जरूरी नहीं है, तुम्हारा काम इससे भी चल जाएगा कि तुम उसे जितना कमजोर कर दो कि वह कुछ करने लायक न रहे। झट से अनिका की आंख खुल जाती है। वह अपने आसपास दिखती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने नहीं थी। वह सोचती है कि यह क्या था, यह कैसे हुआ, लेकिन फिर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए डायरेक्शन मिल चुकी थी। अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है और एक बार फिर से नए सिरे से काम करना शुरू कर देती है। मारवा हाउस में अब तक चौथा दिन शुरू हो चुका था। रिहाना की तबीयत पहले से काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अनिका के कहे अनुसार प्रीति हर 2 घंटे के बाद रिहाना के ब्लड का सैंपल टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट अनिका को मेल कर देती थी। रिहाना के चेकअप के बाद वह रूटीन चेकअप के लिए सनी के रूम की तरफ चली जाती है। वहां सनी ओमकार के रूम में पहले से ही मौजूद था। वह सनी को पूरी आप बीती बताने के बाद अंत में कहता है, यह बात मैं प्रीति को नहीं बता सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो वह खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाएगी और मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसे दूर होने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा सोचने से ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तुम्हें पता है, मुझे अजीब सी बेचैनी और घुटन होने लगती है। पूरी दुनिया अंधेरे में गुम लगने लगती है। अपने माँ बाप को अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं उनके जाल में नहीं फंसा। इसलिए इस बार वह प्रीति को रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, इससे पहले कि वह प्रीति तक पहुंचे और कोई तमाशा खड़ा करें। मुझे हर हाल में अनिका दी से बात करनी होगी, वही हमारी कोई मदद कर सकती हैं। सनी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी तुम्हारी कोई मदद कर पाएंगी? ओमकार जवाब देता है, वह आज भी प्रीति से उतना ही प्यार करती हैं और फिर मैं उनका भाई हूँ। उनके पास मेरी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। पूरे परिवार में उनकी बात कोई नहीं टाल सकता। जैसे ही प्रीति सनी के रूम के दरवाजे पर पहुंचती है और नॉक करने के लिए अपना हाथ उठाती है, तभी उसे अंदर से आती हुई ओमकार की आवाज सुनाई देती है। ओमकार को वहां पाकर वह बिना दरवाजा खटखटाते अंदर आ जाती है। ओमकार को वहां देखकर प्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन ओमकार ने प्रीति के चेहरे पर मुस्कान से पहले की उदासी देख ली थी। प्रीति मुस्कुराते हुए ओमकार से कहती है, तुम कब आए ओमकार? ओमकार अपनी जगह से खड़े होते हुए जवाब देता है, अभी थोड़ी देर पहले ही। पर तुम बताओ, इस खूबसूरत चेहरे पर उदासी की वजह क्या है? प्रीति कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शायद थोड़ी थकावट होगी। सनी कहता है, ओमकार, अगर किसी को थकावट होगी तो क्या उसमें शायद शब्द लगेगा? सनी की बात सुनकर प्रीति स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें ज्यादा बोलना मना है। फिर ओमकार की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, मुझे थकावट है जो चेहरे पर दिखाई दे रही है। दरअसल ओमकार के मन में यह डर था कि उसके माता पिता ने प्रीति से कुछ ऐसा न कह दिया हो जिससे कि वह हमेशा हमेशा के लिए प्रीति को खो बैठे। इसलिए ओमकार फिर से कहता है, लेकिन तुम्हारी आंखें थकी हुई नहीं लग रही, बल्कि उदास लग रही हैं। अब सच सच बताओ कि क्या हुआ है? उन दोनों की बातें सुनकर जब प्रीति को लगता है कि बात बढ़ाने का कोई लाभ नहीं, तो वह कहती है, बस मेरे एक पेशेंट की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मेरा मूड खराब है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओमकार कहता है,
आर यू श्योर प्रीति? प्रीति अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। तभी सनी को शक होता है कि कहीं प्रीति ने उन दोनों की बातें तो नहीं सुन ली, इसलिए वह पूछता है, भाभी की बहन, क्या तुम बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी?